Good evening, students. So far, we have discussed the three specific principles of insurance. The first one is the principle of indemnity, then utmost good faith, and principle of insurable interest. In this video, I am explaining the principle of proximate cause and principle of subrogation. So first, let's start with the principle of proximate cause. What does this principle states? It says that any insurance policy is designed to provide compensation for only such losses as are caused proximately by the perils stated in the policy. क्या मतलब है इस बात का कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो केवल और केवल उन लॉसेस को कवर अप करेगी या उन लॉसेस के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन देगी which are caused by the perils. Perils क्या होते हैं? Causes of losses. So which are caused by the perils stated in the policy. जो policy document में जो causes लिख रखे हैं कि इन causes से होने वाला risk जो है वो cover किया जा रहा है इस policy में, तो सिर्फ केवल और केवल वही losses ही वो compensate करके देगी जो कि policy में state किए हुए कारणों से हुआ है. Okay, so that must be caused by those causes, and the another important word is proximately caused. यानी कि नज़दीकी कारण जो है वो कारण वो होना चाहिए जो कि पॉलिसी में लिखा हुआ है. ओके, तो नज़दीकी कारण, नॉट इमीडिएट, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसी कारण से हो. लाइक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ले रहे हैं तो केवल फायर से होने वाला डैमेज ही क्या पॉलिसी में हम लिखा हुआ है पॉलिसी में कि फायर से लॉस जो होगा तो वो कॉम्पनसेट किया जाएगा. लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ फायर से होने वाला लॉस कॉम्पनसेट किया जाएगा या कुछ और लॉस भी है जो कि कॉम्पनसेट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए आपके बिल्डिंग में जो है वाटर लॉगिंग हो रही है, और वो वाटर लॉगिंग हो रही है किस कारण से? क्योंकि साथ वाली बिल्डिंग में फायर है और उस फायर को बुझाने के लिए जो एम्बुलेंस आई है वो पानी स्प्रे कर रही है, तो पानी स्प्रे जो है उस कारण से आपकी बिल्डिंग डैमेज हो रही है. तो दैट मीन्स योर बिल्डिंग इज एक्चुअली डैमेज्ड बाय द वाटर, बट द प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है उसका? प्रॉक्सिमेट कॉज इज फायर. सो इन दैट केस ऑल्सो द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ टू कॉम्पनसेट, क्योंकि यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, प्रॉक्सिमेट कॉज, कि नज़दीकी कारण क्या है, लॉस होने का कारण क्या है, और वो जो लॉस जिस कारण से हो रहा है वो कारण जो है आपकी पॉलिसी में इंश्योर्ड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए. सो इट बिकम्स नेसेसरी टू असरटेन द कॉज ऑफ लॉस. इसलिए जो है ज़रूरी हो जाता है कि हम जो लॉस है उसका कारण जानें. तो जो हमारे लॉस असेसर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, जब भी कोई लॉस होता है तो वो साइट पर को विज़िट करते हैं और उसका एक्चुअल कारण जानते हैं कि किस कारण से जो है लॉस हुआ है. तो अगर उसी कारण से लॉस हुआ है जो कि पॉलिसी में स्टेटेड है, लेट्स से फायर, तो कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो कॉम्पनसेशन मिल जाएगा. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज द लॉस इज रिजल्ट ऑफ 2 or more causes which are operating simultaneously. ठीक है, तो कोई जो लॉस हो रहा है वो उसका सीधा सीधा एक कारण निकल के नहीं आ रहा है, या तो इट मे बी रिजल्ट ऑफ 1 or more कॉजेज, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉज हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि पहले कुछ हुआ जिसके कारण से अगला कोई लॉस हुआ, एक्टिविटी उसके कारण कोई और लॉस हुआ, और इस कारण की वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो गई. ठीक है, और इनमें से कोई, लेट सपोज ये वाला जो कारण था वो आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, ये फायर है, और उस फायर के कारण कोई और इवेंट हुआ, उस इवेंट के कारण आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई. तो क्या हमको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है इट मस्ट बी प्रॉक्सिमेटली रिलेटेड. प्रॉक्सिमेटली का मतलब है कि नज़दीकी कारण होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं होने चाहिए बीच में. तो इफ़ द लॉस इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ कॉज विच इज़ अ प्रॉक्सिमेट कॉज, देन एंड ऑफ कोर्स that cause must be stated in the policy, then the compensation will be provided under the insurance policy. ठीक है,
सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, कि आपका जो कॉज है अगर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि फायर इंश्योरेंस है और फायर से प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डैमेज उसी कॉज से हो रही है जो कि पॉलिसी में रिटन है, लेकिन प्रॉक्सिमेट कॉज वही है, तो भी जो है हमको कॉम्पनसेशन मिलेगा फॉर द डैमेज कॉज्ड। डायरेक्ट कॉज चाहे वो ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कॉज विच इज़ अ प्रॉक्सिमेट कॉज, और यू कैन से विच इज़ मोर डोमिनेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कॉज, जिसके कारण जो है लॉस हुआ है, तो भी जो है हमको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस में ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के केसेस में ही एप्लीकेबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, या इसको हम कॉजा प्रॉक्सिमा भी बोलते हैं, कॉजा प्रॉक्सिमा is not applicable in case of life insurance, as insurer is bound to pay the compensation whatever may be the reason of death. It may be natural or unnatural. Unnatural कैसे? in case of accidents. ठीक है, तो चाहे डेथ नेचुरल तरीके से हो रही है, अननेचुरल तरीके से हो रही है, रीज़न चाहे जो भी है डेथ का, तो यहाँ पे कॉज नहीं देखा जाता लाइफ इंश्योरेंस के केस में, एंड दी compensation is paid without seeing the reason of death. But there are certain cases जहाँ पर हम इस प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि देखते हैं कि कारण क्या था। तो वो कौन से रीजंस है? लाइक फर्स्ट, इफ द डेथ इज बिकॉज ऑफ सुसाइड, सो व्हेन सुसाइड अकर्स विद इन 1 year ऑफ पॉलिसी और देयर इज एन इंटेंशन टू कमिट सुसाइड, देन द पेमेंट ऑफ पॉलिसी विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो जब भी सुसाइड का केस होता है तो ये देखा जाता है कि पॉलिसी जो है विद इन 1 year तो नहीं ले रखी, तो अगर 1 साल पहले ही पॉलिसी ली है और फिर ड्यूरिंग 1 year सुसाइड कमिट करता है इंडिविजुअल, तो उस केस में ये मान लेते हैं दैट देयर वाज एन इंटेंशन टू कमिट सुसाइड, तो देन द पॉलिसी पेमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि फुल अमाउंट नहीं दिया जाएगा या उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। सेकंड जो है एक्सीडेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो हमें ये रीज़न जानने की ज़रूरत है। अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो जो पॉलिसी का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, यानी कि बेनिफिट जो है ज़्यादा मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। सो द कॉज ऑफ डेथ शुड बी नोन। इफ़ इट इज़ एक्सीडेंटल डेथ, then because the amount paid has to be doubled, so there is a need to find out the reason of death. Then third case is war risk. वॉर रिस्क जो है जनरली वेव ऑफ किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में, यानी कि जब पॉलिसी डिज़ाइन होती है तो उसमें एक ऐसे छोटा सा स्टार करके बना होता है कंडीशंस अप्लाई, तो उसमें वॉर रिस्क को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ अ डेथ बिकॉज ऑफ अ वॉर, पार्टिसिपेशन इन द वॉर, तो उसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। बट इन इंडिया दिस प्रिंसिपल इज इग्नोर्ड एंड ऑन सोशल ग्राउंड्स full benefit under the policy is given. So what is the need of this principle? So when the loss is the result of 2 or more causes which are operating simultaneously, then it is necessary to ascertain what was the actual or the proximate cause which caused the loss. तो एक proximate cause होने के लिए immediate cause होना ज़रूरी है। immediate का मतलब ये नहीं है कि nearest cause टू द लॉस। इमीडिएट कॉज का मतलब होता है कि जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कॉज है लॉस का, या ये कहें कि जिसकी वजह से जो है रिज़ल्ट निकल के आया, यानी जिसकी वजह से रिज़ल्ट हुआ है, वो जो लॉस है दैट इज़ द इफेक्चुअल कॉज ऑफ द लॉस। सो द प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स द डायरेक्ट, द मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ विच द लॉस इज़ द नेचुरल कंसीक्वेंस, यानी कि लॉस जिसके कारण हुआ है, तो वो कॉज जो है हमारा, वो हमारी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं है। तो दैट वी हैव टू सी इफ़ इट इज़ स्टेटेड, इफ़ इट इज़ covered, if that risk is covered, then the compensation will be given, otherwise it can be denied. Next is the principle of subrogation. Now what is meant by subrogation? It refers to the right of the insurer to stand in the place of insured.
यानी कि देखिए हमारी इंश्योरेंस में जो है दो पार्टी होती हैं, एक इंश्योर्ड होता है और दूसरी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी या इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा इंश्योरर। तो इंश्योर्ड को जब भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट कर देती है, इंडेमनीफाई कर देती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि अब देखो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को तो इंडेमनीफाई कर दिया, उसका लॉस कंपनसेट हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को तो लॉस हुआ ना, उसको जो है एक अमाउंट जो है सेटल करना पड़ा, क्लेम सेटलमेंट करना पड़ा। सो ऑब्वियसली इट हैज़ टू पे समथिंग। तो अब इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके पास राइट है, राइट क्या है कि अब वो इंश्योर्ड की जगह खड़ा होकर जो है क्लेम करेगा, किससे, जिसने कि एक्चुअल लॉस किया है। लेट सपोज देयर इज़ एन एक्सीडेंट, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, ए और बी पार्टी हैं यहाँ पे। बी ने जो है ए के एक्सीडेंट किया है, बी के कारण हुआ है, और ए की जो है कार भी डैमेज हो गई और कुछ इंजरी भी आ गई। तो एक्चुअल में तो लॉस जिसने किया है, बी ने लॉस किया है, तो इसको कंपनसेट करना चाहिए था। लेकिन ए ने क्योंकि इंश्योरेंस ले रखा है, तो ए ने जो है बी से कॉम्पनसेशन लेने की बजाय अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया और इससे जो है अपने जो भी डैमेज थे वो डैमेज जो है कंपनसेट करा लिए। फिज़िकल इंजरी जो थी उसका भी कॉम्पनसेशन मिल गया, कार डैमेज जो थी उसका भी कॉम्पनसेशन मिल गया। ओके, तो इन दोनों की आपस में सेटलमेंट हो गई। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी विल स्टैंड इन द प्लेस ऑफ ए। अब ए तो पिक्चर से हट गया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। यानी जब इसने इंश्योरेंस कंपनी ने इस ए का क्लेम सेटल कर दिया, तो ये सेटल होने के बाद ये इंश्योरेंस कंपनी ए की जगह स्टैंड कर सकता है और ये रिकवरी का राइट रखता है फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव सोर्स। यानी बी से जो है ये रिकवर कर सकता है वो लॉस जो कि उसने बियर किया है। ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ए जो है डायरेक्टली अगर बी से इंश्योरेंस कंपनी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करता, ए जो है डायरेक्टली बी से कॉम्पनसेशन ले सकता था, लेकिन ए ने जो है नहीं लिया, इंश्योरेंस कंपनी को इन्वॉल्व किया, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी भी जो है फर्दर ये राइट रखती है रिकवरी का बी से। तो ये किस लिए ये प्रिंसिपल, एक्चुअली ये प्रिंसिपल इसलिए है ताकि एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन जो बी की थी, लॉस तो इसकी वजह से हुआ है ना, तो बी ऐसे ही फ्री में ही कि चलो इंश्योरेंस हो रखा है तो मैं लॉस कर सकता हूँ, इस तरह की मेंटालिटी ना डेवलप हो जाए लोगों में। और जो इसका एक्चुअली में बिकॉज ही वॉज एट द फॉल्ट, तो उसको पे करना भी ज़रूरी है। सो दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एग्जिस्ट। तो ये असेंशियल्स भी आप कह सकते हैं इसका। तो पहला असेंशियल, इट इज़ कोरोलरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि एक सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का। यानी ए जो है बी से भी क्लेम ले ले और फिर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों में से किसी एक से क्लेम ले सकता है। अगर उसने बी से पैसा ले लिया है, कॉम्पनसेशन ले लिया है, तो ही कैन नॉट क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी नाउ। तो अब उसका राइट उधर कंपनी से भी इंश्योरेंस लेने का नहीं रह जाएगा। तो अगर उसने बी से नहीं लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता है, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लेना है तो वो बी से ले सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का सब्सटीट्यूशन ही है, ये सप्लीमेंट्री है, उसको सप्लीमेंट करता है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज़्यादा का आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। द अनदर एसेंशियल इज दैट सब्रोगेशन इज द सब्सटीट्यूशन। So as insurer becomes entitled to all the rights of the insured subject matter, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह का सब्सटीट्यूशन हो रहा है। यानी ए की जगह जो है अब इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में आ जाती है और इंश्योरेंस कंपनी फिर बी से जो है कॉम्पनसेशन क्लेम करती है। द कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम्ड ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ पेमेंट। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने मान लीजिए ए को 1 लाख रुपीज़ दिया है, तो अब वो बी से जो है 1 लाख रुपये तक का ही कॉम्पनसेशन या अमाउंट क्लेम कर सकती है।
अगर बी से इसने लेट्स सपोज 1,15,000 ले लिया, तो ये 15,000 जो एक्स्ट्रा लिए हैं दैट ही द कंपनी नीड्स टू पे टू ए. दिस प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड बिफोर पेमेंट, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं ना जैसे कि आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम ही जो है आपका राइट बनता है. तो ये कहते हैं कि बिफोर पेमेंट भी आप जो है इस प्रिंसिपल को लगा सकते हैं, यानी पहले इंश्योरेंस कंपनी ही बी से डील करेगी, जितना अमाउंट उसको मिल जाता है फिर उसके बाद जो है उसका ए का क्लेम सेटल कर देगी. इन केस ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई. पर्सनल इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गई या और कोई अपना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, तो वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. तो इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो बी जो फॉल्ट पे है, जो पार्टी फॉल्ट पे है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है. दैट पार्टी मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस, फॉर हिज और हर एक्शंस, एंड नीड टू पे अप फॉर द losses that they have incurred. Then there are certain other miscellaneous principles like principle of contribution. Contribution मैंने आपको पहले भी explain किया है कि एक valid contribution होना चाहिए दोनों parties के बीच में. Then special clause यानी more specific insurance का अगर कोई clause है तो वो हो principle of assignment, यानी कि अगर ये हमारी जो पॉलिसी है इंश्योरेंस पॉलिसी, हम किसी को असाइन भी कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं. तो जब लोन लेते हैं तो हम अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को असाइन कर देते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड. सो दीज आर मिसलेनियस प्रिंसिपल्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो रेलिवेंट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. तो जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं, दे आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. और इससे पहले जो थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दीज आर मिसलेनियस प्रिंसिपल्स. तो टोटल ये 3 कैटेगरी में है प्रिंसिपल्स जो कि हमको इसमें स्टडी करने हैं, जो कि मैंने अब तक आपको एक्सप्लेन किए हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. थैंक यू.